नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का देव जी के टेक्स यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा लगाएंगे और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पर देखिए 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, लिखा हुआ है एक के का हुआ मान क्या होगा जिसके लिए समीकरण 16x माइनस 12y प्लस 9 बराबर 0 और 12x प्लस के वाई माइनस 11 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को हमने करवाया था इसके पहले वाले वीडियो पे। हमने बताया था कि जब भी कोई हल नहीं होता है इसके लिए आपकी इक्वेशन क्या होती है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर a1 क्या होता है, a1 आपका x का गुणांक होता है। a2 क्या होता है, दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक होगा। अब b1 क्या होता है, पहले वाले समीकरण में b1 यानी y का गुणांक होता है और दूसरे वाले में ये वाला। तो बस आप इसी को रख लीजिए। तो पहले वाले में समीकरण में x गुणांक 16 है और दूसरे वाले में x की अगर हम बात करते हैं तो 12 लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर b1 की बात करते हैं तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा माइनस का 12 और यहाँ पर दूसरे वाले समीकरण में y गुणांक के दिया गया है। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। 4 चौको 16, 4 त्रिका 12, 4 एकम 4, 4 त्रिका 12, यानी के बराबर -9। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 9 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइए 27 नंबर का आंसर क्या होगा। चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, 15, 25, 40 और 75 का निकालेंगे एलसीएम, है ना। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, 5 त्रिका 15, 5 25, 5 त्रिका 15, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 15 एकम 15, 15 पंद्रह 75। यहाँ से काटेंगे तो इसमें से आपका जो है ये वाला कट जाएगा, ठीक है ना। यही बचा 8 5 40, 40 गुणे 15 कर देंगे तो एलसीएम दोस्तों आपका 600 आ जाएगा। कितना एलसीएम आएगा, 600 आएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि वह चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो कन्फर्म है कि 600 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो 600 का अगर हम 16 गुना कर दें, 16 छक्का 96, तो ऑप्शन नंबर बी आपको राइट कर देना है। अगर आप ये नहीं निकाल पाते हैं तो फिर आपको 600 का भाग करिए। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 होती है, भाग करेंगे, है ना। तो इस तरीके से करेंगे। इसका जो मान लीजिए जो रिमाइंडर आपका आएगा, रिमाइंडर जो आएगा इसके बाद रिमाइंडर आएगा, फिर इस संख्या में से आप घटा देंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 9600। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर सीधे इसका आप गुना कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके हैं। शेषफल इसका कितना आएगा, शेषफल इसका 399 आएगा। अब यही 9 पूरा भाग दे लीजिएगा, आप घटाएंगे तो फिर यही आपका आंसर आ जाएगा, यानी 9600 इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं पूछा गया है प्रश्न, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से। लिखा हुआ है एक कमरा 15 फीट लंबा है और 12 फीट चौड़ा है। दीवारों से 1 फीट की जगह छोड़कर कमरे के फर्श पर एक मैट बिछाया जाना है। 3.5 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से मैट की लागत कितनी होगी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कमरा। अगर हम बात करते हैं कमरा, इस तरीके से आपका ये बना हुआ है, ठीक है ना। ये कमरा है और यहाँ पर इसकी टोटल लंबाई पहले 15 थी, लेकिन यहाँ पर जगह छोड़ के बोला गया। अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो ये 12 फीट है, लेकिन यहाँ पर जगह छोड़ी गई है इस तरीके से, ऐसे मैट बिछाना है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी देखिए 1.5 छोड़ी गई, यहाँ पर भी 1.5, है ना। 1.5 फीट यहाँ पर भी, यहाँ भी चारों तरफ छोटा गया। तो अब देखिए यहाँ भी 1.5, यहाँ भी 1.5, तो वन भाई डेढ़ डेढ़ कितना होता है, 3, यानी ये लंबाई हमारी कितनी बचेगी, ये तो आप कहेंगे 12 बचेगी। सीधी सी बात है, 12 बचेगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 12 फीट बचेगी, चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई तो टोटल 12 है, तो यहाँ पर भी डेढ़ डेढ़ 3 कम हो जाएगा ना, तो 9 बचेगा, यानी 12 और 9 बचेगा। यानी 12 फीट जो होगी लंबाई बचेगी और चौड़ाई बचेगी। अब मैट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 12 गुणे 9 करेंगे ना तो आपका आ जाएगा 108। इतना तो आप कर ही लेंगे। अब यहाँ पर रुपया दिया है कि 3 रुपया 50 पैसा प्रति वर्ग फीट की दर से है। तो अब इसी में आपको क्या करना है, 3 रुपया जो 50 पैसा दिया है गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 378। 378 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है। अल्फा और बीटा एक समीकरण, द्विघात समीकरण का सवाल है, आपके सिलेबस में है, लेटेस्ट पैटर्न का जो सिलेबस आया हुआ है। तो देखिए द्विघात समीकरण x² माइनस 5x+6 लिखा हुआ है। तो अगर हम कहें द्विघात समीकरण में, आपने वैसे तो द्विघात समीकरण आपका ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये आपने देखा होगा। अगर हम बात करते हैं मूलों का योगफल क्या होता है तो आप कहेंगे माइनस का b अपान ही होता है। मूलों का गुणनफल क्या होता है, c अपान ही होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको इसमें लगा देना है, बस ज़्यादा दिमाग थोड़ा लगाना है। तो मूलों का योगफल अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस बी अपान ही होगा, तो -5। यहाँ तो ए की वैल्यू तो 1 ही है, यानी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आपका आ जाएगा 5, है ना, माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो सी अपान ही होता है 6 आ जाएगा। इतना आपने कर लिया।
अब प्रश्न में ये इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, ये आपका पूछा गया ये, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं बताइए? इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 अपान, इस तरीके से अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपान बीटा स्क्वायर। ये लिखने में किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसी को और सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, और बटे में आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, ये इंटू वाला जो ऐड होगा नीचे वाला नंबर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो आएगा ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे ना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर पहुंच जाएगा। ये तो कैंसिल ही हो गया है ना। अब बचा क्या हमारा, ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बचा है। अल्फा बीटा हमको पता है, अल्फा बीटा हमने निकाला है 6, 6 के स्क्वायर कर देंगे 36, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है, 6 वर्षों में मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना अधिक होगी, 2 वर्षों के बाद हमारी आयु कितनी होगी। तो देखिए मेरी आयु अगर हम बात करते हैं, अगर मेरी आयु और यहाँ पर उसका बेटा है, मान लीजिए बेटा है, ठीक है ना, बेटा है, तो इससे 5 गुना अधिक है, इसका मतलब अगर ये 1 का है तो ये 5 का हो जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है 6 वर्षों के बाद क्या हो रहा है, अब इसका ये 3 गुना होगा। क्या इन दोनों का अंतर बराबर है? नहीं है, 3 में 1 गया अंतर 2, इसमें अंतर गया, इनका डिफरेंस बराबर होना चाहिए ना, बराबर नहीं है, तो 5 में 1 घटाएंगे 4 यानी 4। अब आप क्या करना, ये 2 आया ना तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, ये आप जानते होंगे, और जो 4 आया है इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, इसके अंतर का मल्टीप्लाई ऊपर, ऊपर वाले का नीचे। तो यहाँ पर करेंगे 2 का ना तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2 आएगा, और यहाँ पर अगर हम 4 से करते हैं 4 त्रिका 12, 4 का, अब देखिए अंतर बराबर आ गया, 2 का अंतर यहाँ भी है, 2 का यहाँ, ये 2 बराबर कितना है क्वेश्चन में, ये 6 के, तो 1 बराबर आपका आ गया 3, यानी ये आपका हो गया 30, ये आपका हो गया 6। प्रश्न में क्या पूछा गया है, 2 वर्ष बाद पूछा गया है, तो 30 2 32, 32 और 6 2 जोड़ेंगे 38, यानी 32 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी नंबर क्या होगा इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा। इस सवाल लगाने कई तरीके हैं, आप जिस तरीके से लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, कई तरीके होते हैं, ठीक है ना। एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी होता है, उससे भी आपका लग जाता है। यहाँ पर बताइए, मारिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है, सभी लोग देखिए जवाब देते रहिए। उसे 1000 रुपए की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया, नतीजन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी आपको बताना है। बेहतरीन सवाल है, चलिए जवाब दीजिए। 31 नंबर का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले उसकी आय हमको नहीं पता है, हमने मान लिया उसकी आय कितनी, मान लेते हैं, हमने मान लिया उसकी आय x रुपया है, ठीक है ना। अब आय का क्या है कि 25% खर्च किया, यानी आय का उसने क्या किया, 25% आपका ये क्या किया, खर्च कर दिया, है ना। 25% आपका क्या किया, खर्च कर दिया, 25% आय का 25% खर्च कर देता है। उसके बाद उसके वेतन में 1000 रुपए की वृद्धि हो गई, यानी x तो पहले था ही, अब उसका वेतन दोस्तों x प्लस 1000 हो जाएगा। और यहाँ पर बोला है उसकी खर्च 20% घट जाता है, यानी 20%, बस इतना आपको लेना है। परसेंटेज से परसेंटेज काटिए, और यहाँ पर 5 को 20, 5 25, यानी आपका आएगा 5x बराबर 4x प्लस 4000, है ना, 4 गुणा कर देंगे दोनों में, और यहाँ पर x बराबर आपका आ गया 4000। बहुत सिंपल सवाल था, आय पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए 32 नंबर क्या पूछा गया है, एक तालिका दी गई है, 3 वर्षों में CO2 का उत्सर्जन मिलियन मीट्रिक टन में दिया गया है। आपको बताना है 2016 से लेकर 2017 के बीच CO2 के उत्सर्जन में कितने % की वृद्धि हुई है। आपको 32 नंबर का आपको जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, वृद्धि की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 16 और 17 दिया गया है, तो हमें 16 और 17 पे ध्यान देना है। 110 से दोस्तों 150 हो गया है, आप कहेंगे 40 की वृद्धि हुई है, बटे में आएगा 110, जो प्रारंभिक मान को पहले लिखते हैं बटे में। अब आप कहेंगे इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 काटेंगे, 400/11 का मतलब होता है 36.36%, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे प्रश्न कहे वैसे करिएगा, आपके सवाल गलत कभी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 33 नंबर है, फ्रैक्शन का सवाल है, भिन्न का। यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ दिया जाता है, हमने मान लिया भिन्न भैया x और y है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एक्स वाई है ना, अब इसको सॉल्व नहीं करना, जो सॉल्व करेंगे ना वो एक समझ लीजिए कि बिल्कुल लेंदी सवाल बना देंगे, सॉल्व करना ही नहीं है आपको। देखिए बहुत जल्दी सवाल लगेगा। हमने भिन्न को मान लिया एक्स अपान वाई है, अब जैसे प्रश्न बोले वैसे करिए। भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा गया है, तो यानी एक्स अपान वाई तो भिन्न माना ही है, इसमें भी 3 जोड़ दो, इसमें भी 3 जोड़ दो। जोड़ने के बाद उसका मान 10/11 हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरी कंडीशन में बोला है कि 4 घटा दिया जाता, अगर दोनों में से 4 घटा देते हैं तब कितना मान हो जाता है, 3/4 हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब भिन्न का मतलब पूछा गया है, तो इसका मतलब x ऊपर वाला मान होगा, नीचे वाला y होगा। अब ऑप्शन देख लो, पहला वाला ले लो, यहाँ रखोगे 7
क्या बात है, संयोग से देखो पहले ही सेट हो गया है। यहाँ एक्स, ऊपर वाला हमेशा एक्स होगा, भिन्न में नीचे वाला वाई होगा। तो 7 3 10 होता है कि नहीं होता है, 8 3 11 होता है कि नहीं होता है? हो गया। हाँ, और दूसरा विकल्प देखो रख के 6 3 9 आएगा ही नहीं। इसको देखो 3 3 6 आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। अब यहाँ पर दूसरे वाले में चेक कर लो भैया, 7 में 4 घटाओगे ना 3 आएगा, 8 में 4 घटाओगे, देखो बिल्कुल। अब देखिए बिना लगाए सवाल लग गया, तो ऐसे सवाल में इक्वेशन इक्वेशन जो बनाएंगे ना वो तो फालतू वाला काम है, इक्वेशन बिल्कुल नहीं बनाना है। चलिए यहाँ पर देखिए एक ग्राफ ग्राफ दिया गया है, चलो इसको बताइए। चलो प्रश्न को पढ़िए, क्या लिखा गया है, लिखा गया है। चलो अब ध्यान से देखिए प्रश्न को, बताइए। लिखा हुआ है ग्राफ है, अनाज की उपज को दर्शाया गया है 1984 से 1985 में उपज का परसेंटेज आपको बताना है। 84 और 85 के बीच में आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिए इस प्रश्न का, राइट आंसर आपका क्या होगा। 34 नंबर का देखते हैं जवाब पहले किसका आता है, जवाब दीजिए इस प्रश्न का, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए हजारों में है, ये टनों की जो बात हो रही है, हजारों में बात हो रही है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं तो इसके बीच में आएगी, आएगी कि नहीं आएगी बताइए। 10 और 20 के बीच में 15 होता है, यानी यहाँ पर आपका 1984 वाला आपका हो जाएगा 15,000 टन। 15,000 टन आपका हो जाएगा ये वाला 84 का। अब बात आती है 1985 की, 1985 का सीधे सीधे बोला है 30,000 है। 30,000 दोस्तों टन यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसा हजार, इस हजारों का कोई मतलब ही नहीं, आप सीधे 15 30 समझिए, क्या दिक्कत है। बोला वृद्धि 15 से भाई 30 हो गया है, तो आप कहेंगे 15 की वृद्धि हुई है, बटे में आएगा 15 गुणे 100, इतना तो आप कर ही लेंगे, यानी 100% इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी बोला है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 100% हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है। 35 नंबर देखिए पूछा गया है, ए के पास 20 से 20% अधिक धन है और सी के पास 20 से 20% कम है। यहाँ पर बोला गया है ए के पास सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर जैसे प्रश्न बोले वैसे आप करते रहिए, आपका गलत नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए लिख लीजिए, यहाँ बी लिख लीजिए और सी, इतना कर लिया। बोला है ए बी के 20 से 100% 20% अधिक, अगर इसके पास 100 रुपया है तो 20% अधिक यानी इसके पास 120 हो गया। अब सी जो है 20 से 20% कम है, यानी 80 हो गया। 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, 20 चौको 80, आपने रेशियो बना लिया। अब आप बताइए ए जो है सी से कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, तो आप कहेंगे ये तो 4 से 6 यानी 2 अधिक है। 2 अधिक है, बटे में लिखेंगे 4, परसेंटेज में पूछा गया है, 4 दूनी 8, देखो कितना सिंपल सवाल है, 50% हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया जेड का मान बताइए यदि संख्या 417 जेड 8 9 से विभाज्य है। 36 नंबर का जवाब दीजिए, 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सभी अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। यहाँ पर पहले सबको जोड़ लीजिए, 8 7 15, 15 1 16, 16 4 20 होता है। 20 में से दोस्तों कितना जोड़ दें कि आपका कट जाएगा, तो आप कहेंगे 20 में से 7 जोड़ दीजिए, 20 7 27 होता है और 9 से हमारा कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल हमसे पूछा गया है, यदि किसी बंटन का माध्य 20 है, बहुलक 18 है, तो चलिए माध्यिका बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर देखिए एक फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, रट्टा मान लीजिए, कई बार पेपर में फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। बहुलक बराबर आपका होता है 3 गुणे माध्यिका, याद रखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 माध्य, 2 गुणे माध्य, यानी 2 गुणे माध्य यानी 2 माध्य लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब बहुलक 18 दिया है, अब माध्यिका पूछा है, माध्यिका क्या पूछा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पूछने दीजिए। और यहाँ पर 2 गुणे माध्य यानी 20 दूनी 40, इसको भाई इधर ले आओ, 40 और 18 जोड़ेंगे 58, 3 को भाग कर देंगे और यहाँ पर आपका माध्यिका प्यार से निकल आएगा, है ना, आसानी से निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाग देंगे तो आप कहेंगे ये तो भाग देने पे 19.33 आएगा, है ना। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, फार्मूले बेस्ड सवाल था। यहाँ पर बढ़ते हैं 38 नंबर, लिखा हुआ है यदि किसी वृत्त की परिधि, परिधि समझते हैं ना, ये वृत्त है, ये परिधि होती है। अब वृत्त की परिधि सभी को पता है 2 पाई आर होती है, यही क्वेश्चन में दिया है 2 पाई आर बराबर 3 सेंटीमीटर, आर बराबर आपका आ जाएगा 3/2 पाई, इतना तो आप कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब प्रश्न में बोला गया वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर होता है, पाई लिखेंगे, आर इसका स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9, 4 2 दूनी 4, पाई स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, 9/4 पाई कहाँ लिखा हुआ है, सॉरी 9/4 पाई ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। चलिए इसका जवाब देने की कोशिश करिए। लिखा हुआ है यदि विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाता है और लाभ को, लाभ जो है 3 गुना हो जाता है, तो आपको बताना है यहाँ पे कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। 39 नंबर का आपको जवाब देना है। चलिए जवाब दीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल है ना। ये प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है, विक्रय मूल्य दुगुना कर देते हैं, लाभ 3 गुना, तो वैसे आप रट्टा मान लीजिए अगर मानना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
इसका आंसर हमेशा 100% आता है ना। ये रट्टा अगर मारे होंगे तो 100% लगा देंगे। अगर विक्रय मूल्य दुगुना करिए, कई बार सवाल आया है, आप उम्मीद नहीं कर सकते है ना। चलिए कैसे लगाएंगे देखिए, सबसे पहले आपको सीपी मान लेना है एक्स, मतलब क्रय मूल्य होता है, और हमने प्रॉफिट मान लिया वाई है। अब अगर हमने कहा विक्रय मूल्य बताइए तो आपने कहा एसपी निकालना है, तो आप कहेंगे एसपी दोनों जुड़ जाएगा, एक्स प्लस वाई, इतना आप कर लेंगे एसपी विक्रय मूल्य। अब बोला है कि विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया गया, यानी इसको दुगुना कर दिया गया, तो ये दुगुना करेंगे तो 2 लगा देंगे ऐसे, एक्स प्लस वाई, ये विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया गया। और लाभ 3 गुना, तो लाभ होता क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तो वही रहेगा, एक्स ही रहेगा। अब लाभ 3 गुना हो गया है, यानी लाभ जो आपका वाई था ना, ये 3 वाई के बराबर हो गया है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x प्लस 2y माइनस का x बराबर 3y, तो ये इधर आएगा x बराबर, ये इधर चला जाएगा x बराबर y। आप देख रहे हैं ना x बराबर y, इसका मतलब जो आपका ये आपका जो है क्रय मूल्य है, ये भी आपका y है, तो जितना क्रय मूल्य है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब 100% हमें क्या होगा, पूरा पूरा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सिंपल प्रश्न था, उम्मीद है ये समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है आंकड़े आंकड़े दिए गए हैं, बहुलक पूछा गया है। बहुलक में हमने कितनी बार बताया है कि बहुलक में जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है ना, बहुलक वही आंसर हो जाता है। तो मोड यानी बहुलक, बताइए क्या होगा, मोड को ही बहुलक कहते हैं। तो बताइए इसमें सबसे ज्यादा, देखो ध्यान दीजिएगा 38 यहाँ पर 2 बार आया है, तो बस यही आपका आंसर हो जाए, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया होगा वही उसका आंसर होता है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया 41 नंबर 15 y³ यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया। इस टाइप का भी सवाल हमने एक कल की वीडियो पे करवाया था। 41 नंबर देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इसको करेंगे 3y बराबर कितना लिखेंगे, बराबर 0 के करेंगे, तो 3y बराबर आपका आएगा 6y बराबर आपका आ जाएगा 2। यही y की वैल्यू इस समीकरण में आपको रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा 15 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, माइनस 30 गुणे 2 दूनी 4 होता है, प्लस 12 गुणे होता है 2 माइनस का होता है 12, इतना आप कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पर आएगा 15 120 होता है, माइनस का 120 होता है, और 12 दूनी 24 होता है, माइनस का 12 होता है। ध्यान से देखिएगा कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए, 24 में से 12 घटाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और सवाल हमारा पाई चार्ट का गया है, चलिए जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए पहले पाई चार्ट को आप अच्छे से देखिए और फिर आंसर बताने की कोशिश करिए। पाई चार्ट को थोड़ा जूम कर देते हैं। 2015 में बनाए गए भिन्न प्रकार के कपड़ा उत्पादन की जानकारी को दर्शाता है, ये आपका सब दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन शायद नीचे लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा नीचे हो गया है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ लीजिए फिर लगाते हैं। लिखा हुआ है 2015 में कपड़े का जो कुल उत्पादन 1,50,000 रुपया, 1,000 रुपया कह रहे हैं, 1,50,000 टन है ना। और 2015 में सैटिन के कुल कितने कपड़े का उत्पादन हुआ है ना। बस देखो सैटिन का पूछा गया है और टोटल हमें दिया गया है। अब हमें कुल मिला के फोकस ये करना है कि यहाँ पर 2015 में सैटिन का कुल उत्पादन पहले पूछ लेते हैं, तो कुल उत्पादन देखते हैं कितना है। तो हाँ मिल गया सैटिन मिल गया, पकड़े मिल गया, 5% है, कितना है 5% है, तो 5% यानी 5 लिखेंगे, और टोटल हमने बताया ना 100% होता है, ये बट्टे में लिख लेंगे। और टोटल अभी कितना बताया था, 1,50,000 था ना, 1,50,000 था। अब क्वेश्चन को बार बार आगे पीछे करेंगे तो लिख नहीं पाएंगे, इतना तो आप समझ लीजिएगा 0। अब इसे गुणा कर लेंगे ना, तो आपका आ जाएगा कितना 7500, कितना आ जाएगा 7500। 7500 क्या विकल्प में ऑप्शन था क्या, देखिए था, अरे बिल्कुल था, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर आपका हो जाएगा 42 नंबर का, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 हमसे पूछा गया है, ये आपका पूरा नंबर दिया गया है और पूछा गया है माध्यक बताइए। माध्यक होता क्या है, माध्यक का मतलब होता है मीडियन, माध्यिका, माध्यक का मतलब माध्यिका। अब माध्यक का मतलब माध्य मत समझ लीजिएगा, जो बोलो माध्य, ये माध्य अलग होता है, ये माध्यक का मतलब माध्यिका पूछ रहा है। तो सबसे पहले इनको आप एक सीक्वेंस में लिखिए, क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए। तो पहले आपका छोटा नंबर आएगा 5, फिर 12, फिर आपका आएगा 32, ये आप लिख लीजिएगा, 32 के बाद 34, 34 के बाद 51, 51 के बाद 57, फिर 57, फिर 62, है ना, फिर 62, फिर से 62, फिर से 67, फिर से 92, फिर से 93, इतना आप कर लेंगे ना। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 नंबर इधर से हटा रहे हैं, 1 2 3 4 5 इधर से, अब बचे 2 ये, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, तो 57 57 जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे 57 ही तो आएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तेजी से आगे बढ़ते हैं। देखिए 44 नंबर से पूछा गया है, एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए में 4 के बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए सबसे पहले हम कभी भी मार्केट में जाते हैं ना, तो पहले उसका रेट पता करते हैं, मूल्य, है ना, तभी हम सामान खरीदते हैं। तो सबसे पहले सवाल को लगाने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। पहले आपको रुपए लिखना है,
अब फिर आपको मूल्य लिखना है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो पहले 1 रुपया है, 5 पेन है ना, रुपया है और पेनों की संख्या कितनी है, रुपए, और यहाँ पर लिखिए वस्तु, वस्तु लिखिए, वस्तु, ठीक है ना। रुपया यानी मूल्य, मूल्य कह सकते हैं, मूल्य और वस्तु ऐसे लिखिए। पहले लिखेंगे मूल्य, फिर लिखेंगे वस्तु, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले 1 रुपया मूल्य है, कितनी वस्तु में, 5। दूसरी कंडीशन में 1 है और यहाँ पर 4, इतना लिख लेंगे। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 एकम 4, अब 5 एकम 5, बस। अब ऐसे देखिए, अब यहाँ पर हमेशा जो इधर वाली वैल्यू होती है ना, वो हमेशा सीपी आता है, इधर वाला एसपी आता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में है ना सीपी आएगा, राइट साइड में एसपी आएगा, यानी 4 वाली चीज को अगर आप 5 में बेच रहे हैं तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बटे में आएगा 4, परसेंटेज में पूछा गया 100 से गुणा कर देंगे, और इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 45 नंबर में, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, कितने छात्र उपस्थित हुए थे, 45 नंबर को आपको जवाब देना है। हमने मान लिया कि टोटल हमारे पास छात्रों की संख्या 100% थी। अब सफल छात्र दिए 96%, यानी अब फेल कितने हुए होंगे, असफल कितने हुए होंगे, आप कहेंगे असफल, तो असफल तो आपके 4% रहे होंगे, है ना। और यही क्वेश्चन में 4% की वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया है, 50 के बराबर दिया गया है, 4% बराबर इतना। तो प्रश्न में पूछा गया टोटल छात्र कितने थे, 100% पूछा गया है, क्या नहीं निकाल पाएंगे बताइए। 50/4 गुणे 100 कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 पंचे 125, 125 जीरो यानी 1250, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पूछा गया है वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 4, 6, 10, 15 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है। तो 46 नंबर देखिए, 4, 6, 10, 15 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका 60 आएगा, और यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हर बार 3 शेषफल बचता है, इसी में 3 जोड़ दीजिएगा, बस आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी 63 इस विकल्प का क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 4, 6, 10, 15 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है हमसे वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसको 1456 में जोड़ने पर 6, 5 और 4 से पूर्णतया क्या हो, विभाजित हो जाए। तो देखिए जब भी इस टाइप का सवाल हो कि संख्या में जोड़ने पर है ना इतने से विभाजित हो, तो सबसे पहले जो भी संख्या बोले ना इससे, तो उनको पहले एलसीएम निकालिए। 6, 5, 4 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 60। 60 आ गया ना। तो अब 60 का भाग ऐसा करिए, 60 का भाग 1456 में आप दे दीजिए, देंगे तो कितनी बार जाएगा, सबसे पहले 2 बार जाएगा, 120 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 56। अब ये हमारा जाएगा 4 बार, है ना, 4 बार जाएगा, इतना आप कर लेंगे, 6 आएगा 1। अब बोला है कि इसमें कौन संख्या जोड़ी जाए, तो देखिए जोड़ने की बात हो रही है, 1456 में जोड़ना है, इससे ऊपर ही जोड़ना है। तो ऐसा करना है, 60 और यहाँ पर जो ये भाजक था ये शेषफल, इसका अंतर ले लीजिए, 60 और 16 का अंतर आपका 44 आएगा, यही इसको आप जोड़ देंगे, ठीक है ना। जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर अगर आप जोड़ देंगे तो बोला नहीं है, हाँ तो 1456 44, हाँ 47 नंबर का सी, सही तो है, सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी होगा। जो इसका डिफरेंस आएगा ना वही आप जोड़ देंगे तो आपका क्या होगा, 6, 4, 5, 7 क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। देखिए जोड़ने पर ये आपका जोड़ेंगे ना तो आपका कितना हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं ये 60 का मल्टीपल पे आ जाएगा, है ना, बस हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। चलिए बिल्कुल सही है, इसका डिफरेंस ले लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 48 नंबर हमसे पूछा गया है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 2 सेंटीमीटर लंबा है, लंब से और लंब आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है, आधार की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये हमने बना लिया समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। अब देखिए समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है 2 सेंटीमीटर लंबा है, लंब से, और लंब जो है आधार से, लंब जो है आधार से, आधार हमने x माना है, तो ये लंबा है लंब आधार से यानी x+2, और इससे कर्ण 2 सेंटीमीटर लंबा है यानी इससे 2 फिर लंबा हो जाएगा तो यानी x+4, ये आप बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आधार की लंबाई पूछा गया है, तो ऐसे प्रश्नों को लगाना नहीं है, ऑप्शन से लगाना है, ऐसे सवालों को ऑप्शन से ही लगाते हैं। चलो पहला वाला 6 ले लो, यहाँ अगर 6 रखोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, ये 6, 4, 10, क्या 6, 8, 10 से कोई ट्रिपलेट बनती है पाइथागोरस की, बिल्कुल बनती है, बस यही आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बस इसी तरीके से आप पाइथागोरस देखिए, ट्रिपलेट होती है 3, 4, 5, 6, 8, 10, है ना, ये सब आपको याद होगा, 7, 40, 41, ये सब याद होगा ना, तभी आप कर पाएंगे। तो इस बस यहीं पर, अब ऐसे भी देखिए 10 के स्क्वायर 100, 8 के 64, 36, 64, 36, 100 आ गया ना बराबर। तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन से लगाइएगा, जल्दी आपका लग जाएगा। यहाँ पर पूछा गया एक समभुज यानी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दी गई है, और समबाहु त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और इसकी हाइट का फार्मूला होता है
a√3/2 ये होता है, डायरेक्ट रट्टा मान लीजिए। भुजा हमें दिया गया है 6√3 और इसी में √3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 36 का 18/2 यानी 9। देखिए 9 किसका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है 49 नंबर का। राइट आंसर आपका हो जाएगा 49 नंबर का 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल है और यहाँ पर देखिए 25 प्रश्नों की सीरीज थी हमारे पास। यहाँ पर आपको बताना है 5a² + 15a - 6b, इसको आपको बताना है आंसर क्या होगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए अच्छा सवाल है, कैसे लगाएंगे। सबसे पहले देखिए ऐसा करते हैं, इसको हम इसके साथ ले आते हैं, यानी ये 5a² लिख लेते हैं, माइनस का 2ab इधर ले आते हैं, अब प्लस का जो 15a है इसको ऐसे लिखते हैं, अब माइनस का 6b। अब इन दोनों में कॉमन बताइए क्या है, तो आप कहेंगे कॉमन की बात करते हैं तो a कॉमन हो जाएगा, 5a माइनस का 2b आएगा। यहाँ पर अगर हम कहेंगे कॉमन क्या है तो आप कहेंगे 3 कॉमन होगा और यहाँ पर आएगा 5a - 2b। अब 5a - 2b एक ब्रैकेट में और a + 3 कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट। इसको देखिए अरेंज करना था और कुछ नहीं था, बस आपका आंसर लग गया। चलिए उम्मीद है दोस्तों आपको ये 25 प्रश्न समझ में आ गए होंगे। जैसा भी सेशन लगा हो कमेंट करके बताइए।